नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। घर पे रहते हुए शिक्षा जो है वो ग्रहण कर रहे हैं आप। तो इसी कड़ी के अंदर पहले हमने आपको बताया था हिंदी विषय का पाठ्यक्रम। तो अब उसमें जो है व्याकरण जो है व्यवहारिक व्याकरण, उसमें पहला जो बिंदु है क्रिया। क्रिया पहले भी हमने पढ़ी हुई है। तो क्रिया है क्या, किसे कहते हैं क्रिया। तो पहले क्रिया है क्या इसके बारे में जाने हम। किसी काम को करना या होना, या किसी काम का करना या होना जब पाया जाता है, यानी कि अपने कुछ भी कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये भी एक क्रिया है, आप सुन रहे हैं तो आप ये भी एक क्रिया है। अगर आपके हाथ में पेन है और उसे लिख रहे हैं तो वो भी लिखना एक क्रिया हो गई है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो भी हम कर रहे हैं वो सब क्रिया है। तो जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये भी मैंने क्रिया की है, लिखने का काम किया है। तो क्रिया जो है जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हो गई क्रिया की। और क्रिया के जो भेद हैं वो कौन कौन से हैं। अब क्रिया के जो भेद हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। तो पहला तो है कर्म के आधार पे क्रिया, और दूसरा जो है प्रयोग रचना में अन्य आधार पे क्रिया। अब कर्म के आधार पे, अब छोटी कक्षाओं में तो हमने सिर्फ कर्म के आधार पे पढ़ी है, सहकर्मक क्रिया या कर्मक क्रिया। लेकिन आगे जैसे हम पढ़ रहे हैं, और नौवीं दसवीं के अंदर नौवीं के अंदर भी हमने पढ़ा है रचना या प्रयोग के आधार पे, अन्य आधार पे जो क्रिया है उनके भेद पढ़े हैं। तो पहला जो है कर्म के आधार पे, जो कर्म हम करें, कर्म जो है जैसे कर्ता ने कर्म को, तो कर्म के आधार पे जो क्रिया भेद है वो कौन कौन से हैं। प्रयोग रचना व अन्य आधार पे क्रिया के भेद कैसे हम कर सकते हैं, उनको कैसे जान सकते हैं हम। तो सबसे पहला भाग है इसका कर्म के आधार पे क्रिया भेद। अब कर्म के आधार पे अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अब ये अकर्मक क्या है और सकर्मक क्या है ना। अब सबसे पहले तो हम ये समझें कि अकर्मक और सकर्मक है क्या, किसे कहते हैं। अब मैं ऐसे आपको पहले भेद बता दूं कि इसका ये होता है, इसका वो होता है, लेकिन है क्या ये, अकर्मक क्या है और सकर्मक क्या है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो अकर्मक जो क्रिया है, अब इसमें अकर्मक, अब इसमें कर्म जो है ए मतलब रहित, जो कर्म के बिना है, अर्थात जिसमें क्रिया का प्रभाव जो है वो सीधा कर्ता पर पड़ता है, ये होगा इसमें। कि अकर्मक में इसमें कर्म नहीं होता, अर्थात कर्म की प्रधानता नाममात्र होती है, अगर है भी तो नाममात्र होगी। सबसे ज्यादा प्रभाव जो है क्रिया का वो इस पे कर्ता भी पड़ता है। तो ये हो गई अकर्मक क्रिया। और दूसरी जो है कर्म के आधार पे सकर्मक क्रिया, मतलब सहित कर्म। अब कर्म के सहित जो है, यानी कि जो कर्म सहित है, जिसमें कर्म होता है, कर्म की प्रधानता रहती है, और जिसमें क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्म पर पड़ता है, ना कि कर्ता पर। तो दोनों में अंतर ये है। अब अकर्मक में तो क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा, और सकर्मक क्रिया में जो क्रिया है उसका प्रभाव जो है वो कर्म पर पड़ता है। तो ये दोनों का मुख्य अंतर है। अब इसकी पहचान करें कैसे। तो सबसे बड़ी जो दुविधा हमारे सामने उपस्थित होती है कि पहचान करें कैसे कि ये अकर्मक है या सकर्मक है। तो अकर्मक और सकर्मक जो क्रिया है, इनमें दोनों में अपने अंतर जानने के लिए कोई भी हम वाक्य लिखते हैं तो उसमें प्रश्न का निर्माण करते हैं, ऐसे प्रश्न लिखते हैं। जैसे कि मैंने यहां लिखा कुछ भी, मोहन खाता है, ये तो एक उदाहरण हो गया। और दूसरा जो उदाहरण है, मोहन आम खाता है। अब ये दो वाक्य हमारे पास में हैं, अब दोनों में अकर्मक क्रिया भी और सकर्मक क्रिया भी, दो एक एक में। अब कैसे पहचान करें हम कि अकर्मक किस में है, सकर्मक किस में है। तो एक मुख्य जो बात है वो बता रहा हूं मैं आपको कि वाक्य में क्या या किसके, ठीक है ना, क्या या किसने, इन दोनों शब्द जो है, दोनों में से किसी एक शब्द का प्रयोग करते हुए अगर प्रश्न बनता है और उसका उत्तर हमें मिल जाता है तो वहां पे तो होगी सकर्मक क्रिया, क्योंकि उसमें कर्म है। और अगर हमने किसने और क्या इनका प्रयोग किया और हमारे सामने उत्तर नहीं आ रहा तो वहां पे अकर्मक क्रिया होती है। अब देखते हैं दोनों में कि कौन से में सकर्मक क्रिया और कौन से में अकर्मक क्रिया है। अब पहला जो है मोहन खाता है, अब इसमें हम लगा दें कि मोहन क्या खाता है। अब खाता है क्या, अब इसका तो कुछ आंसर आ ही नहीं रहा,
अब इसमें अगर हम क्या शब्द का प्रयोग करें, मोहन क्या खाता है, तो इसमें हमारे पास में उत्तर आ रहा है आम। इसमें हमारे पास में उत्तर आ गया आम, यानी कि ये कर्म है इसमें क्या, तो मोहन क्या खाता है, आम खाता है, तो हमारे पास में प्रश्न भी है उत्तर भी है इसका। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगी क्योंकि इसमें कर्म है, लेकिन ऊपर वाले में मोहन खाता है। अभी खाना जो क्रिया है उसका प्रभाव सीधा ही कर्ता के ऊपर पड़ रहा है यहाँ, तो इसमें क्या का प्रयोग नहीं हो रहा, तो सीधा कर्ता पे पड़ रहा है, तो जिसके कारण से ये अकर्मक क्रिया है। ये दोनों में भेद है, यानी कि किसने और क्या, इन दो शब्दों का हम प्रयोग करते हुए प्रश्न का निर्माण करें और उसका अगर उत्तर हमें मिल जाता है तो वहां पे तो होगी सकर्मक क्रिया, अगर उत्तर हमें नहीं मिलता, प्रश्न का निर्माण नहीं होता है, तो वहां पे अकर्मक क्रिया होती है। ये तो था इनके अंदर अंतर कि कैसे पहचान करें। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें कि पहला जो था अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया में भी अलग भेद है, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। अब पूर्ण अकर्मक क्या होता है और अपूर्ण अकर्मक क्या होता है। अब अकर्मक यानी कि कर्ता, जिसमें क्रिया जो है, क्रिया का सीधा प्रभाव जो है वो कर्ता के ऊपर ही पड़ता है। जैसे मैंने लिखा मोहन खाता है, तो इसमें मोहन खाता है, अब खा रहा है वो, तो खाना क्रिया को संपादित कर रहा है, तो ये तो पूर्ण अकर्मक हो गई। इसमें किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं है वाक्य को पूरा करने में। लेकिन अब अपूर्ण अकर्मक, इसमें क्या होता है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पे तो पड़ेगा ही, लेकिन एक विशेष जो शब्द है उसके बिना ये अधूरा है। जैसे एक वाक्य लिख रहा हूं मैं यहां, वह बहुत है। अब ये है इसी का ही अपूर्ण अकर्मक का, अकर्मक का ये। अब इसमें पूर्णता नहीं है, वह बहुत है, क्या है बहुत, है ना, तो इसमें एक सहायक शब्द की आवश्यकता रहती है, वह बहुत तेज है। अब तेज शब्द लगाने पर वाक्य बन गया वह बहुत तेज है। तो इसमें जो तेज शब्द है इसका सहायक शब्द है, इसका जो मूल शब्द है जो हमें अर्थ बताने के लिए इसके सहायक के रूप में आ रहा है, तो इसके बिना ये वाक्य पूर्ण नहीं है, तो यहां पे अपूर्ण अकर्मक क्रिया ये कहलाती है। तो इसको जोड़ने पर ही इसका वाक्य बना है, अर्थ बना है पूरा। तो दूसरा जो है इसके अंदर, ये तो हमारा हो गया अकर्मक क्रिया। फिर दूसरा भाग था इसमें सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म की प्रधानता रहती है। तो एक कर्मक, द्विकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। अब एक कर्मक क्या है, द्विकर्मक क्या है, अपूर्ण सकर्मक क्रिया क्या है। तो एक कर्मक क्रिया जिसमें सिर्फ एक ही कर्म होता है, कर्म एक ही रहता है। जैसे अभी मैंने लिखा था मोहन आम खाता है, मोहन आम खाता है, सीधा हो गया इसमें आम एक जो है कर्म हो गया, तो इस कारण से एक कर्मक क्रिया का भाग हो गया वो। और उसके बाद में द्विकर्मक, द्विकर्मक में यानी कि दो कर्म होते हैं। जैसे इसका उदाहरण अपने देखते हैं एक, कि धनी पुरुष, उदाहरण यहां लिख रहा हूं मैं इसका, धनी पुरुष याचक को धन देता है, ये द्विकर्मक का है वैसे। अब इसमें धनी पुरुष याचक को धन देता है। अब धनी पुरुष, अब इसमें दो बार हमें प्रश्न का निर्माण होगा, ये धनी पुरुष किसको धन देता है। अब देखिए एक तो ये आ गया याचक को, ठीक है ना, एक तो हमारा ये प्रश्न बन गया है, हमारा उत्तर आ रहा है ये धनी पुरुष याचक को क्या देता है, क्या देता है मतलब धन देता है। तो इसमें कितने कर्म आ गए, ये दो कर्म हो गए, याचक को और धन। अब प्रश्न निर्माण किया हमने, उत्तर हमें मिल रहा है कि धनी पुरुष किसको धन देता है, याचक को देता है, एक कर्म हो गया इसका। दूसरा कर्म ढूंढने के लिए क्या करेंगे, फिर प्रश्न का निर्माण करेंगे हम, धनी पुरुष याचक को क्या देता है, धन देता है। तो इस प्रकार से इसमें द्विकर्मक क्रिया है। अपूर्ण सकर्मक में क्या होता है कि अपूर्ण सकर्मक में भी बिना किसी शब्द की सहायता के जो क्रिया है वो पूर्ण नहीं होती, क्योंकि इसके बिना, जैसे हमने अपूर्ण अकर्मक में पढ़ा था, जैसे तेज शब्द को लगाया हमने, वह बहुत तेज है, वह बहुत है लिखा था, लेकिन तेज शब्द के बिना उसका अर्थ अधूरा था। उसी प्रकार से ही
जो अपूर्ण सहकर्मक क्रिया है तो उसके अंदर भी इसकी जो महत्ता वो रहती है। अब देखते हैं इसका एक उदाहरण अपने। जैसे इसका उदाहरण है अध्यापक छात्रों को मूर्ख समझता है। अब ये अपूर्ण अकर्मक में आ रहा है, सहकर्मक में आ रहा है, अपूर्ण सहकर्मक क्रिया में। अब क्योंकि इसमें कर्म है, अध्यापक किसको मूर्ख समझता है, अध्यापक छात्रों को क्या समझता है, ये इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें आ रहा है। लेकिन अगर इसमें से हम इस शब्द को हटा दें, मूर्ख शब्द को अगर हटा दें हम, तो अध्यापक छात्रों को समझता है। अब क्या समझ रहे हैं, अब इसके बिना कर्म तो है हमारे पास में, लेकिन इसकी पूर्णता नहीं हो रही है, वाक्य पूर्ण रूप से अर्थ नहीं दे पा रहा है। तो इसके लिए हमें एक शब्द जो है उसका चयन करना होता है, उसको उसमें लिखना होता है। तो इसी प्रकार से अध्यापक छात्रों को समझता है। अब इसका क्या समझ रहे हो, क्या इसका अर्थ समझे हम, है ना। तो यहाँ पे जो शब्द है जैसे मूर्ख हो गया, समझदार हो गया, उदंड हो गया, होशियार हो गया, इस प्रकार के इन शब्दों का प्रयोग करना है इसमें। तो अध्यापक छात्रों को मूर्ख समझता है, ये मूर्ख जो शब्द है इसमें, इसके द्वारा ही इसकी जो वाक्य की पूर्णता है वो प्रकट हो रही है। तो इसके कारण से ये है अपूर्ण सहकर्मक क्रिया, तो जिसके अंदर एक शब्द जो है वाक्य को पूर्ण कर रहा है। अब इसके बिना वाक्य पूर्ण नहीं है, तो इस कारण से यहाँ पे ये अपूर्ण सहकर्मक क्रिया है। तो ये जो थी कर्म के आधार पे अकर्मक और सहकर्मक, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा है। अब इसके बाद में जो इसका क्रिया के भेदों में दूसरा भाग था जो है प्रयोग, रचना व अन्य आधार पर। अब प्रयोग रचना के आधार पर अब इसमें अलग अलग भेद हैं। संयुक्त क्रिया जिसमें दो क्रियाएं जुड़ी रहती हैं, जैसे अब दो क्रियाएं कैसे जुड़ी रहती हैं, अब दो या दो से अधिक जो धातु, क्रिया को धातु ही कहते हैं, वैसे संस्कृत में धातु कहा जाता है क्रिया को, कि दो या दो से अधिक जो क्रियाएं आपस में जुड़ी रहती हैं तो वहां पे ये संयुक्त क्रिया रहती है। अब इसका उदाहरण है उसे बच्चा खेलता दिखाई दिया, उसे बच्चा खेलता दिखाई दिया। अब देखिए ये संयुक्त क्रिया का भेद है इसका, उसे बच्चा खेलता दिखाई दिया। अब बच्चा जो है वो खेल भी रहा है, दिखाई भी दे रहा है और देना भी। अब इसके अंदर देखिए तीन प्रकार की क्रियाएं आ रही हैं, खेलना, देखना और देना। तो इस प्रकार से ये संयुक्त क्रिया आ रही है, क्योंकि इसमें एक या एक से अधिक जो क्रियाएं हैं, जो धातुएं हैं, उनका संयोग रहता है एक ही वाक्य के अंदर। तो इस प्रकार से अपने देख सकते हैं कि उसे बच्चा खेलता दिखाई दिया। और इसमें तीन जो क्रियाएं हैं वो एक साथ संपन्न हो रही है, संपादित हो रही हैं। तो इसके कारण से यहाँ पर जो है संयुक्त क्रिया है। अब इसके बाद में मुख्य क्रिया, जो दूसरा भाग है इसका, अब ये इसी संयुक्त क्रिया के साथ भी जुड़ी रहती है मुख्य क्रिया भी, क्योंकि मुख्य जो क्रिया है वह कर्ता अथवा कर्म के व्यवहार पर दृष्टि रखती है। और जो मुख्य क्रिया है वो कर्ता और कर्म दोनों के व्यवहार के ऊपर की नजर रखती है, दृष्टि रखती है। तो जैसे अपने सहकर्मक में देखें तो वो कर्म पर आधारित रहेगी, कर्म के साथ में उसको जुड़ाव रहता है। और अकर्मक में अगर हम देखते हैं तो उसमें कर्ता के व्यवहार पर वो दृष्टि रखती है। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं अपने, वह पढ़ लिया करता है, वह पढ़ लिया करता है। तो इसमें अपने देखते हैं, अब इसमें पढ़ना, वह क्या करता है, पढ़ लिया। अब इसमें क्योंकि ये सहकर्मक में आ रहा है, लेकिन ये संयुक्त क्रिया के साथ में आ रहा है, पढ़ लिया करता है, वह पढ़ भी लेता है और लेता भी है और करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपने जो मुख्य क्रिया है वो पढ़ना है, अन्य जो इसकी सहायक क्रियाओं में आ रही है। तो इसमें अपने जो सहायक क्रिया है वो भी संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आती है, वो मुख्य क्रिया के साथ में, मुख्य क्रिया के बाद में आती है। तो काल का इसमें बोध होता है, यानी कि समय का जो बोध है वो हमें इसमें सहायक क्रिया के माध्यम से प्राप्त होता है। जैसे अपने इसी उदाहरण को देख लेते हैं, वह पढ़ लिया करता है।
अब इसमें काल, जो सहायक क्रिया वो काल का बोध करवाने वाली है, समय का बोध करवाने वाली है। अब वह पढ़ लिया करता है, जो है शब्द है ये कालवाचक है, तो इसके कारण से ये सहायक क्रिया के रूप में आ रहा है इसके अंदर। तो इसके बाद में आगे है संयोजी क्रिया। जो संयोजी क्रिया है उसको हम देखते हैं कि जो संयोजी क्रिया है वो मुख्य क्रिया के पक्ष में और जो संयोजी क्रिया है वो मुख्य हमारी क्रिया है, जो हमने मुख्य क्रिया पढ़ी थी कि जो मुख्य रहती है कर्ता और कर्म पर ही संपादित रहती है, उस पर दृष्टि रखती है, तो वो मुख्य क्रिया थी। अब मुख्य जो क्रिया है उसके पक्ष में उसकी वृत्ति जो है, उसका जो व्यवहार है, उसका जो वाच्य है, उसकी सूचना हमें देती है। अब जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं अपने कि मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं। अब इसके अंदर देखते हैं हम, अब इसमें पढ़ तो इसमें क्रिया हो गई है, अब इसके साथ में ना लगा हुआ है, ना और चाह। अब ना प्लस चाह, अब इसमें जो मुख्य क्रिया के साथ में हमने कहा था कि मुख्य जो क्रिया है, जो उसके वृत्ति जो है, उसका व्यवहार जो है, तो उस पर ये नजर रखती है, दृष्टि रखती है। तो इसमें मुख्य जो क्रिया थी पढ़ना, पढ़ क्रिया थी, और इसमें ना और चाह। अब इसमें ना प्लस चाह, ये हो गया इच्छा द्योतक। अब ये इच्छा द्योतक है, यानी कि इच्छा है उसकी और उसका वृत्ति बता रही है, इसमें क्रिया की क्या वृत्ति है, वो क्या चाह रहा है। तो इसमें ना प्लस चाह जो शब्द है इसमें जुड़ने से, तो ये जो है संयोजी क्रिया वो बन रही है। तो इसके बाद में रंजक क्रिया देखते हैं अपने आगे। जो रंजक क्रिया है, अब ये मुख्य जो क्रिया है उसके साथ में ही जुड़ी रहती है, उसमें एक नया रंग भरने का काम ये करती है रंजक, यानी कि एक रंग भर देती है क्रिया के अंदर, मुख्य जो क्रिया उसके अंदर। अब एक उदाहरण अपने छोटा सा देख लेते हैं एक शब्द पे, जैसे जाना। अब ये जाना क्या है, इसमें मुख्य क्रिया हो गई, लेकिन इसमें रंग वो कैसे भर रही है, मुख्य क्रिया है ये जाना, आना, बैठना, उठना, आना, पढ़ना, ये सारे क्या है मुख्य क्रियाएं तो हैं। तो इसमें अपने एक ले लेते हैं जाना मुख्य क्रिया, तो इसको रंग कैसे भर दिया उसमें। अब देखते हैं कैसे भर दिया इसमें रंग। इसमें छा शब्द लगाने पर छा जाना, यानी कि अपने छाप छोड़ देना। फिर उसके बाद में खा जाना, फिर उसके बाद में है उठ जाना। तो देखिए मुख्य क्रिया एक ही है, लेकिन इसके अंदर इसके माध्यम से नए रंग भरे जा चुके हैं। जाना, दोनों इनमें सभी में देखिए जाना दिया हुआ है ये रंग, लेकिन इसके अंदर एक नया ही रंग भर दिया गया है, छा जाना, छा शब्द लगाने पर खा से खा जाना, उठ से उठ जाना। तो इस प्रकार से ये जो मुख्य क्रिया है उसमें एक नया रंग भर देती है, तो इसके कारण से इसको रंजक क्रिया कहते हैं। ये तो थी रंजक क्रिया। इसके बाद में आगे है समापिका क्रिया। और समापिका क्रिया क्या है कि वह क्रिया जो वाक्य को समाप्त कर देती है, समाप्त करती है यानी कि अंत में आती है, और वह समापिका क्रिया कहलाती है। अब जैसे इसमें बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं। अब बच्चे जो है वो पढ़ना क्रिया को संपादित कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें क्रिया जो है वो अंत में आ रही है और वाक्य को समाप्त कर रही है। अब देखिए इसके बाद में वाक्य का समापन हो चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये वाक्य वहीं पे समाप्त हो गया है कि बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं। अब पढ़ना क्रिया आ गई यहाँ पे। तो इस प्रकार से जो क्रिया वाक्य के अंत में आती है और वाक्य को समाप्त करती है, तो वह जो है समापिका क्रिया कहलाती है। अब इसके विपरीत ही अगला जो है इसमें असमापिका क्रिया। अब असमापिका क्रिया क्या है, असमापिका जो क्रिया है वो वाक्य को समाप्त नहीं करती है, बल्कि उसके द्वारा वाक्य चलायमान रहता है। तो इसका उदाहरण पे देखते हैं, जैसे बड़ों का खड़े होकर, बड़ों का
खड़े होकर अभिवादन करते हैं। अब इसमें जो है कि जो क्रिया है असमापिका में, तो विधेय के स्थान पर, अब विधेय के अंतर्गत न होकर अन्य स्थान पर विधेय, यानी कि विधि कह सकते हैं अपनी, एक उद्देश्य और विधेय दो शब्द रहते हैं, कर्ता और कर्म रहता है। तो ये जो है विधेय के अंतर्गत न होकर अन्य स्थान पर प्रयुक्त की जाती हैं। जैसे बड़ों का खड़े होकर अभिवादन करते हैं। अब खड़े होकर, अब खड़े होना और करना, ये दो प्रकार की इसमें आ रही है। तो खड़े होकर ये बीच में क्रिया आ रही है इसकी, तो ये वाक्य को आगे भी चला रही है। इसमें इस क्रिया के द्वारा समापन नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार से ये असमापिका क्रिया है। फिर उसके बाद में प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि जिसमें कर्ता किसी काम को स्वयं नहीं करते हुए, अब कर्ता किसी काम को स्वयं नहीं करता है बल्कि वो दूसरों से करवाता है। जैसे कक्षा में अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, बच्चों से पाठ पढ़वाया, अब बच्चों से पाठ पढ़वाया, अध्यापक ने बच्चों से पाठ पढ़वाया, अब पढ़वाया, करवाया, है ना। तो इस प्रकार के जो शब्द आ रहे हैं, पढ़वाया, तो ये जो प्रेरणा दी जा रही है उनको, अध्यापक वो स्वयं नहीं कर रहा है कार्य को बल्कि बच्चों से करवा रहे हैं, तो इसके कारण से ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। फिर इसके बाद पूर्णकालिक क्रिया। अब पूर्णकालिक क्रिया क्या होती है कि एक क्रिया जब पूर्ण हो जाती है और उसके बाद में दूसरी क्रिया जब प्रारंभ हो जाती है, तो पहले संपन्न की हुई क्रिया को हम पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं कि वह स्नान करके या स्नान कर भोजन करता है। वह स्नान कर भोजन करता है। अब इसमें दो क्रियाएं हो रही हैं। अब पहली क्रिया तो उसने पूर्ण कर ली है और दूसरी क्रिया वो कर रहा है। तो इसमें क्या है कि पहली जो क्रिया है वो संपादित हो चुकी है, तो स्नान कर चुका है वो, तो पूर्ण हो चुकी है, और भोजन करता है, भोजन कर रहा है वो या करेगा, तो जो भी है उसके आगे की क्रिया है वो। लेकिन इसमें एक मुख्य बात यह है कि पूर्णकालिक क्रिया के अंदर ये जो कर शब्द है, कर जो शब्द है वो लगा रहता है। तो इसमें जब दो क्रियाओं को आपस में जोड़ा जाता है तो कर शब्द के द्वारा ही जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से ये थी हमारी क्रिया, जिसमें क्रिया के भेद थे कर्म के आधार पर और प्रयोग, रचना व अन्य आधार पर। तो इसमें कर्म के आधार पर हमने इसको दो भागों में बांटा था, कर्मक क्रिया, सहकर्मक क्रिया। प्रयोग रचना के आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांटा गया, संयुक्त क्रिया, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयोजी क्रिया, रंजक क्रिया, समापिका क्रिया, असमापिका क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया। इस प्रकार से हमारा ये जो क्रिया है वो पूर्ण है। तो आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा और इसका आप अच्छे से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।